हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध साइंस कोचिंग पटना। हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाशिकी। उसमें भी क्या पढ़ रहे थे तो प्रिज्म पढ़ रहे थे। उससे पहले हम लोग सारे टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे कि शुरू से चलता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय सतह, प्रकाश यंत्र, सब पढ़ लिए थे हम लोग। लेंस वगैरह सब पढ़ लिए थे। पढ़ रहे थे प्रिज्म। प्रिज्म में भी आपका 2 क्लास हो चुका था। प्रिज्म का ये तीसरा क्लास है। तो प्रिज्म में जो लास्ट क्लास पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि प्रिज्म से संबंधित घटना था जो जिसको वर्ण विक्षेपण बोले थे, कोणीय वर्ण विक्षेपण बोले थे, वर्ण विक्षेपण क्षमता बोले थे। 3 बातें मैंने पढ़ा था। तो याद करो, जब वर्ण विक्षेपण पढ़े थे तो उसमें क्या होता था? उसमें होता था कि जब एक प्रिज्म रहता था, यहाँ से श्वेत प्रकाश जाती थी, तो इस तरह से 7 रंगों में क्या होता था? विभक्त हो जाता था। कितना रंगों में? 7 रंगों में विभक्त होता था। तो इस 7 रंगों में विभक्त हो जाता था, तो यही घटना तो वर्ण विक्षेपण था। और 2 रंगों के बीच के बने हुए विचलन कोण, विचलन कोण किसको कहते थे? जैसे इसको जाने था इधर चल जाता था, और ये क्या है? एक तरह से इसको जब पीछे मिलाओगे तो क्या है? यही तो विचलन कोण है। तो 2 रंगों के विचलन कोण के अंतर को क्या बोलते थे? कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलते थे। और कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यमान किरण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता बोले थे। यही 3 पॉइंट पढ़े थे पिछले क्लास में। आज हम लोग प्रिज्म तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, डबल प्रिज्म पढ़ेंगे, संयोजन पढ़ेंगे। देखिए, प्रिज्म का अवर्णक संयोजन या संयोग से क्या समझते हैं? व्हाट इज ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म? इसमें 2 प्रिज्म होगा। क्या होगा? 2 प्रिज्म। 2 प्रिज्म मतलब देखना थोड़ा सा फिगर को। इसमें प्रिज्म कितने होंगे? 2 होंगे, एक सीधा एक उल्टा। एक प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म इस तरह से होंगे। यानी ये एक प्रिज्म सीधा, एक प्रिज्म क्या है? उल्टा है। इसका कुछ प्रिज्म कोण होगा ए, इसका कुछ भी प्रिज्म कोण होगा, मान लेते हैं ए डैश। तो अब क्या होता है कि इसमें अगर प्रकाश की किरण डाली जाती है, जैसे यहाँ से श्वेत प्रकाश डाला जाता है, तो ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त तो होता है ना, तो वर्ण विक्षेपण होता है। तो वर्ण विक्षेपण के ये तो खत्म कर देता है, ये डबल है ना, तो वर्ण विक्षेपण खत्म कर देता, लेकिन आपके पास विचलन कोण नहीं खत्म हो पाता है। तो यही इसका जो है कहलाता है अवर्णक संयोजन। थोड़ा लैंग्वेज से दे देते हैं, उसके बाद फिगर पे चर्चा करेंगे, क्या कि उसका क्वेश्चन बदल जाएगा इस फिगर से। तो देखिए क्या होता है। यहाँ से जब अवर्णक लिखेंगे कि 2 प्रिज्म या इसे लिख दो, 2 प्रिज्म क्राउन और फ्लिंट, क्राउन और फ्लिंट। देखो एक चीज़ और थोड़ा समझ लो, क्राउन और फ्लिंट। कांच जो होता है ना, ग्लास, कांच यानी ग्लास, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्राउन होता है, एक फ्लिंट होता है। ठीक है? तो ये क्राउन किसको कहते हैं, फ्लिंट किसको कहते हैं? तो जो हम लोग पढ़ते चेहरा देखते हैं, ऐनक देखते हैं, या पतला शीशा सिंपल में कहें तो वो क्राउन का रहता है, जो टूट जाता है आसानी से। एक फ्लिंट जो होता है, जिसको दरवाज़ा के रूप में प्रयोग किया जाता है, शीशा का दरवाज़ा देखा होगा, या टेबल पर रखने का काम आता है, तो वे सारे जो रहते हैं फ्लिंट कांच रहते हैं। यानी सिंपल में कहें, एक पतला शीशा, एक मोटा शीशा, या एक कमज़ोर शीशा, एक मजबूत शीशा। सिंपल यही समझे, या दूसरे भाषा में और कहें तो एक शीशा जो गंदा रहता है, गंदा कहने में थोड़ा सा माने मोटाई ज़्यादा रहने के कारण वो लगता है उतना पारदर्शी नहीं है। तो जो ज़्यादा पारदर्शी रहता है, पारदर्शी ही, लेकिन उतना पारदर्शी नहीं नज़र आता, तो फ्लिंट कहलाता है। जो ज़्यादा पारदर्शी रहता है वो क्राउन कहलाता है। सिंपल भाषा में यही समझे।
कांच दो टाइप्स के होते हैं, तो वही मैंने लिखा है। दो प्रिज्म क्राउन और फ्लिंट को अपवर्तक सतह, माने दो प्रिज्म क्राउन और फ्लिंट, माने क्राउन का एक हो गया, किसका हो गया, फ्लिंट का, तो क्राउन और फ्लिंट को अपवर्तक सतह, क्राउन और फ्लिंट को अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह क्या, अपवर्तक सतह उल्टा करके एक दूसरे के साथ, अपवर्तक सतह उल्टा करके एक दूसरे के साथ, उल्टा करके एक दूसरे के साथ रखने पर, पहले प्रिज्म से उल्टा करके एक दूसरे के साथ रखने पर, उल्टा करके एक दूसरे के साथ रखने पर पहले प्रिज्म से उत्पन्न वन विक्षेपण, पहले प्रिज्म से उत्पन्न वन विक्षेपण, पहले प्रिज्म से उत्पन्न वन विक्षेपण को दूसरा प्रिज्म निसफल कर देता है, दूसरा प्रिज्म निसफल कर देता है, शेष लेकिन शेष विचलन रह जाता है, लेकिन शेष विचलन रह जाता है, लेकिन शेष विचलन रह जाता है, ठीक है, शेष विचलन रह जाता है। इस प्रकार के संयोग को, इस प्रकार के संयोग, इस प्रकार के संयोग सह, इस प्रकार के संयोग को प्रिज्मों का आवर्णक कहा जाता है। इस प्रकार के संयोग को प्रिज्मों का आवर्णक, प्रिज्मों का आवर्णक संयोग कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन भी कहा देता है, ठीक है। इसे वन विक्षेपण रहित विचलन भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, देखो इसी क्वेश्चन को, इसे वन विक्षेपण, इसे वन विक्षेपण रहित विचलन, वन विक्षेपण रहित विचलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन उलट करके कह देगा वन विक्षेपण रहित विचलन क्या है। इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में लिख सकता था क्या, इसी क्वेश्चन को या करके वन विक्षेपण लिख लेना अगर संभव हो तो, वन विक्षेपण रहित विचलन, वन विक्षेपण रहित विचलन, वन विक्षेपण रहित विचलन क्या है, ठीक है। तो या तो ये क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन, ठीक है। वन विक्षेपण रहित विचलन मतलब वन विक्षेपण रहित माने बिना वन विक्षेपण के क्या विचलन होता है, यहाँ पर वन विक्षेपण रहित विचलन, ठीक है। इसको हम कंडीशन भी लिखाएंगे कैसे होगा, जो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें फिगर कैसे बनता है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या होता है फिगर में, क्या होता है कि देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा करके फिगर अच्छे से बना देता हूँ।
इस तरह से हुआ, ये हुआ। अब देखिए यहाँ से इस तरह से लाइट पड़ा, तो इस तरह से जो लाइट पड़ता है, ध्यान देना, तो नियम के अनुसार क्या होता है, जैसे ही ये लाइट पड़ता है तो ये क्या होता है, इस तरह से आगे बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ता नहीं है, इसलिए मैं डॉट डॉट देता हूँ, इसको मैं डॉट 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 इस तरह से देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से डॉट 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 तो आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से आपको पता है कि प्रकाश की किरणें इस तरह से मुड़ेगी, तो इस तरह से जो प्रकाश की किरणें मुड़ेगी तो इसकी आधार नीचे है, इसकी आधार ऊपर है, तो आधार की ओर विचलित होती है। अब यहाँ से इस पर जो लाइट पड़ेगी तो वो भी तो आधार की ओर विचलित होगी, वो भी क्या होगी, आधार की ओर विचलित होगी। तो ये इस तरह से विचलित होगी, इस तरह से विचलित होगी ना। तो देखो ये वर्ण विक्षेपण तो यहाँ हुआ, लेकिन इसको निसफल कर दिया। क्या कर दिया, निसफल कर दिया। तो निसफल कर दिया तो लाइट तो निकलेगी ना, ऐसा थोड़ा है कि लाइट यहाँ से गया तो यहाँ स्टॉप हो जाएगा। लाइट एक किरण बन करके निकलेगी जिसको हम लोग श्वेत प्रकाश कह सकते हैं। तो ये जो निकलेगी तो ये सीधे निकल जाएगी ऐसे, इस तरह से। तो यही जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है, इसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं या विचलन कोण बोलते हैं। समझ में आया। तो यही है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, यानी वर्ण विक्षेपण रहित माने वर्ण विक्षेपण नहीं होगा लेकिन विचलन होगा। विचलन किसे कहते हैं, तो आने वाली किरण और निर्गत किरण जो होती है, तो आने वाली किरण कौन है, ये है, और निर्गत किरण कौन, ये है। तो दोनों के बीच के बने हुए कोण को विचलन कोण कहते हैं। जिसको नहीं याद है रट लो, अगर कोई पूछ दे विचलन कोण तो क्या होगा, विचलन कोण। ऐसे हम पढ़ा चुके हैं, नहीं अगर जानते हैं तो लिख सकते हैं आप। आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने हुए कोण को विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बात को ध्यान रखना है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने हुए कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण के बीच बने हुए कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये क्या है, आपतित किरण है। ये क्या है आपका, इस तरह से ए, और ये क्या है, ए डैश। ठीक है, तो 2 नंबर में पूछेगा, इतना आप लिख दीजिएगा। याद रहे क्वेश्चन 2 हो गया, एक आवर्णक संयोजन, एक हो गया वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। 2 क्वेश्चन यहाँ हुआ। दोनों क्वेश्चन को हेडलाइन बना के बढ़िया से नोट करो। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक क्राउन है, एक क्या फ्लिंट है। तो इसको आप कांच में भी लिख सकते हो, कैसे कांच है, एक क्राउन है, ये क्या है, फ्लिंट है। फ्लिंट 2 गो है तो क्राउन और फ्लिंट बोल सकते हैं। नाम जरूरत पड़ेगा तो दीजिएगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं यहाँ से क्या, श्वेत प्रकाश, और यहाँ से 7 तरंग विभक्त होगा, फिर से ही क्या है, श्वेत प्रकाश। ठीक है जी, ध्यान देना। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। अब इसकी हम लोग व्याख्या भी पढ़ेंगे, यानी इसकी लॉन्ग प्रोसेस पढ़ेंगे। थोड़ा सा नोट कीजिए। देखिए, तो इसको मिटा रहे हैं। अब इसको दूसरे ढंग का क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन तो समझ लिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा प्रिज्मों के वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए आवश्यक शर्त का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए थोड़ा मिटा रहे हैं क्वेश्चन को हम।
मैंने इसके कंडीशन बोलेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि जब मन जब इस तरह से हो जाएगा, इसके कंडीशन हो गए, शर्त हो गए, वो शर्त निकालना रहेगा। देखिए क्वेश्चन है नया, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है 5 मार्क्स के लिए, इससे पहले वाला 2 मार्क्स के लिए थे। अब क्वेश्चन है प्रिज्मों के वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, प्रिज्मों के वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, प्रिज्मों के वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, प्रिज्मों के वर्ण विक्षेपण रहित विचलन क्या है, तो ये आंसर हुआ था। अब है प्रिज्मों के वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए आवश्यक शर्त ज्ञात करें, के लिए आवश्यक शर्त ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा और समय दीजिएगा भी। देखिए फिगर यही रहेगा, फिगर में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वही क्वेश्चन है प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। क्या है नहीं बोला, क्या है बोलेगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है क्या है, शर्त को लिखें तो क्या है पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद शर्त की ओर आगे बढ़ेंगे। फिगर सेम रहेगा, फिगर में कोई बदलाव नहीं होगा, फिगर में बदलाव नहीं होगा। कौन हम लोग को पता चल गया है, तो अब इसको आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अब यहाँ से लिखेंगे माना कि क्राउन और फ्लिंट कांच के 2 प्रिज्म, माना कि क्राउन और फ्लिंट कांच, माना कि क्राउन और फ्लिंट कांच के 2 प्रिज्म का अपवर्तक कोण, माना कि क्राउन और फ्लिंट कांच के 2 प्रिज्म का अपवर्तक कोण, माना कि क्राउन और फ्लिंट कांच के 2 प्रिज्म का अपवर्तक कोण कौन कौन है, ए और ए डैश, ए और ए डैश है, ठीक है, ए और ए डैश है। इसे विपरीत जोड़ा गया है, इसे उलट करके जोड़ा गया, इसे विपरीत जोड़ा गया है, इसे विपरीत जोड़ा गया है, ठीक है, इसे विपरीत जोड़ा गया है। पहले प्रिज्म से उत्पन्न वर्ण विक्षेपण, पहले प्रिज्म से उत्पन्न वर्ण विक्षेपण, पहले प्रिज्म माने फर्स्ट वाला प्रिज्म से उत्पन्न वर्ण विक्षेपण को दूसरा प्रिज्म निसफल मतलब होने नहीं देता है, निसफल कर देता है, दूसरा प्रिज्म निसफल कर देता है और शेष विचलन रह जाता है, और शेष विचलन रह जाता है। शेष विचलन कितना है, डी है, तो इसलिए डी लिख देते हैं ब्रैकेट में, शेष विचलन डी रह जाता है। अब देखिए माना कि फिर से माना कि क्राउन तथा फ्लिंट माना कि क्राउन तथा फ्लिंट माना कि
क्राउन तथा फ्लिंट, ध्यान दें, माना कि क्राउन तथा फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए, क्राउन तथा फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए, कांच के प्रिज्म के लिए, माना कि क्राउन तथा फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए, ध्यान देना, कांच के प्रिज्म के लिए लाल, बैंगनी और पीली किरण, लाल, बैंगनी और पीली किरण, 3 किरण मानते हैं, अभी 2 को यहाँ पर दिख रहा है, 3 किरण भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ लिखा है लाल, बैंगनी और पीली किरण, 3 किरण हुआ, लाल, बैंगनी और पीली किरण का विचलन कोण, पीली किरण का विचलन कोण, विचलन कोण, तो विचलन कोण को किससे सूचित करते थे? जनरली डेल्टा से करते थे। विचलन कोण डेल्टा, देखो पहले क्या है, लाल है, फिर क्या है, बैंगनी है, और फिर क्या है, पीली है, तो आप जान ही रहे हैं कि डेल्टा आर, डेल्टा भी तथा डेल्टा बाई, ये हो गया रेड, वायलट और येलो, ठीक है यहाँ से लिख सकते हैं। क्या, पीली किरण का विचलन कोण, विचलन कोण क्रमशः कर देते हैं, क्रमशः डेल्टा, डेल्टा भी तथा डेल्टा वाई है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तथा इन किरणों के लिए, तथा इन किरणों के लिए क्राउन और फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए, तो देखिए ये क्या विचलन कोण है ना, पीली किरण का विचलन कोण माने पीली और लाल सब का विचलन कोण इतना है। तथा इन किरणों के लिए, तथा इन किरणों के लिए, इन किरणों के लिए, ध्यान देना, तो इन किरणों के लिए क्राउन और फ्लिंट कांच, क्राउन और फ्लिंट कांच, क्राउन और फ्लिंट कांच, इन किरणों के लिए क्राउन और फ्लिंट कांच के प्रिज्म, ऐसे लिख सकते हैं, क्राउन और फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक, कांच के प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्रमशः म्यू आर, म्यू भी तथा म्यू बाई है। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक क्रमशः म्यू आर, म्यू भी तथा म्यू बाई है, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और इसको विस्तार करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्राउन और फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक क्रमशः न करके दोनों को लिख देते हैं, के लिए अपवर्तनांक म्यू आर, क्या होगा, म्यू आर, ध्यान दो थोड़ा सा यहीं पर दोनों कर देते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए सहयोग रहेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर कांच कितना है, 2 है, क्राउन और फ्लिंट, तो 2 विचलन कोण इसका भी लेते हैं। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, हल्का सा चेंज करता हूँ कि प्रिज्म के लिए लाल, बैंगनी और पीली किरण का विचलन कोण, यहाँ से ऐसे कर देते हैं, विचलन कोण, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, विचलन कोण डेल्टा आर, डेल्टा भी, डेल्टा बाई, डेल्टा आर, डेल्टा भी, डेल्टा बाई तथा मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ से डैश कर दूंगा, डेल्टा आर डैश, डेल्टा भी डैश और डेल्टा बाई डैश, डेल्टा आर, डेल्टा भी, डेल्टा बाई तथा डेल्टा डैश डैश कर दिए, डेल्टा डैश है, ठीक है। तथा इन किरणों के लिए क्राउन और फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक म्यू आर, म्यू भी, म्यू बाई तथा
म्यू आर, म्यू भी, म्यू बाई तथा क्या, बोलो, म्यू आर डैश, म्यू भी डैश और म्यू बाई डैश है। ठीक है, मैंने दोनों प्रिज्म को मैं एक ही बार इंक्लूड कर दिया, इसे 2 बार नाम लिखना पड़ता है, इसी तो लॉन्ग होते जा रहा है, इसलिए मैंने शॉर्टन कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ये हो गया। अब देखिए क्राउन कांच के लिए अब स्पष्ट करेंगे, फिर फ्लिंट के लिए पढ़ेंगे। तब देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम क्राउन कांच के लिए। देखिए तो क्राउन कांच के लिए क्या होगा, तो क्राउन कांच के लिए ध्यान देना, क्राउन कांच के लिए, तो क्राउन कांच के लिए लाल रंग के लिए विचलन कोण क्या होगा बताओ। क्राउन कांच के लिए लाल रंग का विचलन कोण, तो लाल रंग का विचलन कोण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में डेल्टा आर। फार्मूला क्या पढ़ाया था मेरे भाई, ए इंटू म्यू आर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से बैगनी के निकालेंगे आप, बैगनी रंग का विचलन कोण तो क्या होगा, डेल्टा भी इक्वल टू ए इंटू म्यू भी माइनस 1। फिर क्या होगा, पीला के लिए, पीला रंग के लिए क्या होगा, डेल्टा बाई इक्वल टू ए इंटू म्यू बाई माइनस 1। दिख रहा है, ध्यान देना, दिख रहा है। अब देखिए यहाँ तक दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। थोड़ा और वर्ण विक्षेपण यहाँ पर क्या होगा बताओ, वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण विक्षेपण जो होगा, वर्ण विक्षेपण होता है थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, थीटा इक्वल टू होता है डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। क्या होता है, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। इसको कैलकुलेट करते थे तो आता था ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, यही आता था ना। तो इसको बात को आप नोट करके ध्यान रखेंगे कि थीटा बराबर कितना हो गया, ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, इसको आप फटाफट ध्यान रखना है। ठीक है, ये म्यू आर। ठीक है, तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो इसकी किस कांच के लिए हुआ बताओ, तो ये आपके पास क्राउन कांच के लिए है। किसके लिए है, क्राउन कांच के लिए। अब फ्लिंट कांच के लिए हम लेंगे, किसके लिए, फ्लिंट कांच के लिए लेंगे, तो उसके भी देखते हैं। अब देखिए तो फ्लिंट कांच के लिए क्या होगा, इसको हम मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत आपके पास नहीं है। देखिए तो अब हम लोग यहाँ से इस तरह से लिखेंगे हम फ्लिंट कांच के लिए। देखिए फ्लिंट कांच के लिए, तो फ्लिंट कांच के लिए क्या होगा ये बताओ। तो फ्लिंट कांच जब होगा तो इसके लिए होगा, तो इसके लिए फिर से होगा लाल रंग का विचलन कोण, बैगनी रंग का और पीली रंग का, तीनों के लिए फिर निकालेंगे। फिर इसमें डाइस वाला केस हो जाएगा। देखिए लाल रंग का विचलन कोण क्या होगा, तो यहाँ से डेल्टा आर तो होगा लेकिन डैश कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ए डैश होगा, म्यू आर होगा, डैश होगा, माइनस 1 होगा, मैंने डैश इसमें लग जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। बैगनी का क्या होगा मेरे भाई, सेम रहेगा, बैगनी रंग का विचलन कोण डेल्टा भी डैश इक्वल टू ए डैश इंटू म्यू भी डैश माइनस 1। पीला का क्या होगा, पीला का होगा डेल्टा वाई डैश इक्वल टू ए डैश इक्वल टू म्यू बाई डैश माइनस 1, यही होगा। इसका वर्ण विक्षेपण क्या होगा बताओ, तो वर्ण विक्षेपण जो होगा इसका, वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण विक्षेपण यहाँ थीटा डैश इसको लिखोगे, तो वर्ण विक्षेपण थीटा डैश होगा,
तो यहाँ से क्या होगा डेल्टा V डैश माइनस डेल्टा R डैश। तो यहाँ से क्या होगा थीटा डैश इक्वल टू इसकी क्या होता है कैलकुलेशन A इंटू म्यू V डैश माइनस म्यू R डैश, यही होगा वर्ण विक्षेपन, है ना। इस चीज़ को नोट करो फटाफट। और अब एक चीज़ और जानते हैं कि चूंकि वर्ण विक्षेपन शून्य है, क्या है प्रिज्मों के वर्ण विक्षेपन रहित है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं चूंकि वर्ण विक्षेपन शून्य है, चूंकि वर्ण विक्षेपन शून्य है, यह वर्ण विक्षेपन रहित है ना। तो वर्ण विक्षेपन रहित मतलब क्या, बिना कहते हैं ना कि शून्य हो जाएगा, रहित माने यहाँ पर देख रहे हैं वर्ण विक्षेपन हुआ है, यहाँ पर वर्ण विक्षेपन नहीं हुआ है, तो यानी शून्य है पूरा। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्या थीटा प्लस थीटा डैश इक्वल टू 0। थीटा क्या है वर्ण विक्षेपन है इसका, और थीटा डैश उसका है। कैलकुलेट तो करने आ सकता है ना, तो कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप खाली बात को समझिएगा। देखिए क्या होगा, तो यहाँ से थीटा हो जाएगा आपके पास A इंटू, देख लीजिए यहाँ से नोट कीजिए, म्यू भी माइनस म्यू R प्लस ये होगा A इंटू म्यू भी डैश माइनस म्यू R डैश इक्वल टू 0, ये ना होगा। यानी दोनों को क्या कर दिया मैं कैलकुलेट करके 0 कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको अब उस साइड भेज दूं, तो उस साइड भेज दूंगा तो क्या होगा माइनस में 1 हो जाएगा, उस साइड भेज दूँ तो क्या हो जाएगा A इंटू म्यू भी माइनस म्यू R इक्वल टू माइनस A इंटू म्यू भी डैश माइनस म्यू R डैश, ठीक है, ये माइनस है बीच में, ठीक है। अब यहाँ से इसको इधर ले लो तो क्या होगा A बटा A डैश इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस बच जाएगा म्यू भी डैश माइनस म्यू R डैश बटा म्यू भी माइनस म्यू R, होगा ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग चल रहा है, और समझते चलोगे बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और बारीकी से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब प्रयास करो, जो वीडियो नहीं देखता है आपके दोस्त उसको भी बता दो, क्योंकि फिर हमको नहीं तो दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। हम लाइव भी रहेंगे, लेकिन जो रेगुलर चल रहा है उसको रेगुलर देखो पहले। ये हो गया। अब देखिए समीकरण 1 से स्पष्ट है कि दोनों प्रिज्म का अपवर्तक कोण उल्टा जुड़ा हुआ है। अपवर्तक कोण मतलब A और ये उल्टा जुड़ा हुआ है, तो उल्टा जुड़ने के कारण देखो यहाँ पर ये माइनस में 1 आया है, ये प्लस में आया है ना, तो वो चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर। तो लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 से स्पष्ट है कि क्या दोनों प्रिज्म का अपवर्तक कोण उल्टा जुड़ा हुआ है। इससे ऋणात्मक चिन्ह, इसे यह ऋणात्मक चिन्ह यह दिखाता है यह वर्ण विक्षेपण रहित विचलन का आवश्यक शर्त है, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि प्रिज्म उल्टा जुड़ने से ध्यान दो, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि प्रिज्म उल्टा जुड़ने से ऋणात्मक माइनस, कहते हैं ना जुड़ने से ऋणात्मक माइनस ऋणात्मक चिन्ह, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि उल्टा जुड़ने से ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, या ऐसे कह सकते हैं जुड़ने से प्रिज्म कोण का अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण का अनुपात ऋणात्मक
ऋणात्मक यानी निगेटिव, ऋणात्मक अनुपात ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ स्पष्ट कर रहा है। एक प्रिज्म क्या है, उल्टा है, आई प्लस एक वो है जो दिखा रहा है कि आपका सीधा है। ठीक है, अब देखिए एक तरह से यही बंड विक्षेपण रहित विचलन का आवश्यक शर्त है। क्या है, यही यहाँ से लिख सकते हो, बंड विक्षेपण रहित विचलन का आवश्यक शर्त। तो यहाँ से कह सकते हो या यहीं पर कह सकते थे, यही इसे इसको घेर देना, यही बंड विक्षेपण रहित विचलन, बंड विक्षेपण दिख रहा ना, यही बंड विक्षेपण रहित विचलन का शर्त है। ठीक है, तो आपको शर्त पूछेगा तो यहीं तक छोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने वही लिखा है, प्रिज्म के बंड विक्षेपण रहित विचलन के लिए आवश्यक शर्त, तो यही बंड विक्षेपण रहित विचलन का शर्त है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग कुछ और आगे बढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं हम थोड़ा सा। देखिए तो अगर शर्त खाली पूछे तो यहीं छोड़ देना, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कुछ और कह देता है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा और प्रयोग करेंगे। देखिए क्या, अब हम लोग यहाँ से अब कुछ बंड विक्षेपण क्षमता के बारे में पता करेंगे। अतः लिख सकते हैं यहाँ से स्टार करके, यदि क्राउन तथा फ्लिंट प्रिज्म का बंड विक्षेपण क्षमता क्रमशः ओमेगा तथा ओमेगा डैश है, या ओमेगा तथा ओमेगा डैश हो तो ओमेगा तथा ओमेगा डैश हो तो देखो ओमेगा तथा ओमेगा डैश होगा तो आपको याद होगा ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़े थे, तो ओमेगा इक्वल टू रियल में जो फार्मूला पढ़े थे, रियल में थीटा बटा डेल्टा वाई, थीटा बराबर क्या हुआ था ये भी आपको पता है, तो थीटा बराबर होता था a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, और यहाँ से होता था a इंटू म्यू बाई माइनस वन, तो ये कैंसिल होता था। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता था, म्यू भी माइनस म्यू आर बटा कितना, म्यू बाई माइनस वन, ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, इसी प्रकार ओमेगा डैश क्या होगा बताओ, तो ओमेगा डैश होगा म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बटा म्यू बाई डैश माइनस वन होगा। डैश का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो कौन कांच के लिए है, तो फ्लिंट कांच के लिए। ठीक है, तो ये आपके होगा। अब समीकरण 1 और 2 से देखिएगा, या समीकरण 1 से देखिए, तो समीकरण ए वहाँ पर है, तो समीकरण 1 वहाँ पर है और ये ओमेगा डैश की लिया है, तो दोनों को थोड़ा सा प्रयोग ले सकते हैं आप। तो अगर हम लोग देखिए बाई डैश वाला एक वो पोर्शन आ सकता वहाँ से, तो ऐसे कह सकते हैं, समीकरण 1 से यहाँ से लिख देते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और इसकी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, यानी यहाँ से थोड़ा सा और स्पष्ट लिख दें आपको हम, तो क्या लिख सकते हैं, म्यू भी
माइनस म्यू आर इक्वल टू ओमेगा इंटू म्यू बाई माइनस 1। उसी प्रकार यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू म्यू बाई डैश माइनस 1। लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 में देखिए, ये डैश वाला है, ये है, इसको ऊपर रख सकते हैं आप, बिना डैश वाला तो इसको नीचे रख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते क्या, समीकरण 1 से a बटा a डैश इक्वल टू कितना बताना ज़रा, ये वाला वैल्यू रख रहे हैं, माइनस चिन्ह पहले से है तो माइनस ओमेगा डैश इंटू म्यू बाई डैश माइनस 1 बटा ये वाला पोर्शन यानी ओमेगा माइनस म्यू बाई माइनस 1। ये हुआ, इस बात को नोट करेंगे आप। तो ये समीकरण 1 से कंफर्म हो चुका है। अब कुल विचलन कोण के बारे में चर्चा फिर से हम करने वाले हैं। तो जो विचलन हुआ होगा यहाँ, तो विचलन में भी कौन सा विचलन हुआ होगा, तो विचलन में एक आपका डेल्टा बाई और एक डेल्टा बाई डैश सिंपल ले लेंगे, क्योंकि एक किरण है तो बीच वाला को चर्चा कर लो, स्पष्ट चलेगा पता। तो यहाँ से लिख सकते हैं नीचे कुल विचलन, कुल विचलन। तो कुल विचलन को हम लोग डी से सूचित किए हैं, वहाँ देखो फिगर में डी है ना विचलन, तो डी विचलन है यहाँ से। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, डेल्टा बाई प्लस डेल्टा बाई डैश, डेल्टा बाई प्लस डेल्टा बाई डैश। फार्मूला आपको याद ही है, क्या याद है, ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर प्लस ए इंटू म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये होगा। अब इसको कॉमन आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ डैश है तो यहाँ भी ए डैश कर देंगे आप। सर ये डैश वाला बिना डैश, डैश का मतलब फ्लिंट वाला और बिना डैश का मतलब क्राउन वाला, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें तो देखो, अच्छा थोड़ा सा येल्लो था तो येल्लो वाला का स्पष्ट देखो, यहाँ से डेल्टा बाई है तो रियल में जो डेल्टा बाई होता है तो वो ऐसे नहीं होता है, ये म्यू भी, सॉरी ऐसा कर देना इसको, म्यू बाई माइनस 1 होता है और यहाँ हो जाएगा म्यू बाई डैश माइनस 1 होगा, क्योंकि ये विचलन कोण है ना। चलिए, तो अब यहाँ से कुछ कॉमन होगा क्या, तो अगर यहाँ से मैं कॉमन इसको लूँ तो एक को कॉमन लूँगा तो यहाँ तो नहीं है, तो इसको एक तरह से कहो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या तो दूसरे भाषा में कहें कि डिवाइड कर सकते हैं, या इसको कॉमन लोगे तो ऐसे लिखो ना, थोड़ा सा लिखेंगे तो स्पष्ट पता चल जाएगा। देखो कैसे, ए इंटू म्यू बाई माइनस 1 इंटू, देखो ई कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर तो ख़त्म हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर तो है ये नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, ए डैश म्यू बाई डैश माइनस 1 बटा ए इंटू म्यू बाई माइनस 1। समझ में आया, तो ये आपके पास हो गया क्या, कुल विचलन। इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा नोट करो और इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या करोगे। यहाँ से आपके पास ओमेगा की वैल्यू आप चाहें तो रख सकते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो देखो ये क्या है, म्यू या ए डैश और म्यू बाई डैश माइनस 1 कहाँ से लोगे, तो यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हैं ना, या इसको आप चाहें तो परमेयीकरण भी कर सकते हो। तो परमेयीकरण करोगे तो ये म्यू बाई डैश है तो ऊपर से इसको नीचे गुना कर देते हैं, थोड़ा सा दिख रहा है ना, देखिए। तो इसके एक स्टेप आगे बढ़ के हम म्यू बाई माइनस 1 प्लस ए डैश म्यू बाई डैश माइनस 1
बटा a इंटू म्यू बाई -1। अब देखो परमीकरण कर रहे हैं, तो परमीकरण रियल में चिन्ह जो माइनस रहता है तो प्लस से हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर वो काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर वाला से खाली गुना कर रहे हैं। इससे कैलकुलेशन करने में हमको आसान होगा। म्यू बाई डैश -1, फिर से म्यू बाई डैश -1, इस तरह से लिख रहे हैं। बस कैलकुलेशन के लिए ऐसा कर रहे हैं और कोई बात है नहीं। तो देखो जब ऐसा करोगे तो फ़ायदा क्या होगा, ये देखो, तो फ़ायदा कुछ ऐसे नज़र नहीं आ रहा है, तो इसकी फ़ायदा ऐसे ले ले क्या, देखो थोड़ा सा और फ़ायदा लेते हैं इसको, इससे कोई फ़ायदा नहीं नज़र आया। ए डैश है ना, देखो ए डैश और ए, तो ए डैश और ए है, तो इसको उलट करके वैल्यू को ले सकते हो। तो उलट करके वैल्यू को लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि ए डैश ए है ना। देखो ना, ए यहाँ ए डैश ए है, यहाँ ए डैश ए, तो उलट जाएगा। तो ऐसे ले सकते हो इसको, देखो क्योंकि कटना चाहिए थोड़ा सा 1 प्लस, तो देखो ये उलट जाएगा, लेकिन चिन्ह एगो क्या है, माइनस है, तो ये माइनस चिन्ह आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ये ऊपर ये नीचे, ओमेगा म्यू बाई -1 वटा ओमेगा डैश। अब ज़्यादा दिक्कत है तो ये माइनस को आप नीचे लिखिए, देखने में आपको थोड़ा सा आसान लगेगा कि म्यू डैश था। फिर मैं सही कर लूँगा उसको, म्यू बाई डैश -1, ये हो गया ए इसका वैल्यू, किसका, ई दोनों का वैल्यू हो गया, ई दोनों। अब इसको लिखिए म्यू वाई डैश -1 और म्यू वाई -1, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लो, देखो। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये म्यू वाई -1 ये वाला है और ये म्यू डैश -y ऊपर वाला है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? रिफ्लेक्ट हो रहा है, चलो इसको मिटा ही देते हैं, नहीं दिख रहा है तो देखना थोड़ा सा। इसको मैं ऊपर लिखने वाला हूँ, देखो इसको भी मिटाने वाला हूँ अब। देखो तो क्या है, ए इंटू म्यू बाई -1 प्लस, देखो इसको उलट करके लिख रहे हैं, फिर से ध्यान देना, ओमेगा इंटू म्यू बाई -1 बटा माइनस ओमेगा डैश म्यू बाई डैश -1। छोटा हो गया है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं, इस बात को मैं लिखा हूँ बस उलट करके खाली। फिर क्या है, इनटू ये वाला पार्ट म्यू बाई डैश -1, बोल रहा हूँ ये भी सुनना क्योंकि दिख नहीं रहा होगा। फिर क्या है, म्यू बाई -1, ये है, यानी ये जैसे कि तैसे है, और ये ए बटा ए डैश की जगह लिखे हैं। देखो ये वाला आपस में कैंसिल, ये वाला आपस में कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ से, ए इंटू म्यू बाई -1 इंटू 1 प्लस, या अभी प्लस क्या बदल जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस ओमेगा बटा ओमेगा डैश, ठीक है, 1 माइनस ओमेगा बटा ओमेगा डैश, ठीक है। तो ये आपके पास क्या शर्त आया है, एक तरह से समझे तो ये आपका तब होगा जब आपको क्या निकला, कुल विचलन कोण जब निकालने बोलेगा, तो ये वाले बात आप नोट कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कुल विचलन कोण, कुल विचलन कोण, समझ में आया। तो अगर आपसे पूछ दे कि डबल प्रिज्म में विचलन कोण कितना होगा,
तो डबल प्रिज्म में विचलन कोण का मान ये याद रखेंगे। और सिंगल प्रिज्म का विचलन कोण तो आपको पता ही है कि डेल्टा इक्वल टू लिखते थे ए इंटू म्यू माइनस 1। ये सिंगल प्रिज्म का था, ये डबल प्रिज्म का है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए और ये आपका एक तरह से समझिए। तो प्रिज्म यहाँ पर जो क्वेश्चन था शर्त के साथ साथ आपके पास विचलन कोण भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास में। थैंक यू।